जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैनिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर, जहाँ से हम कंडक्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि आज हम कवर करेंगे, वो है फ्लूइड डायनामिक्स, यानी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 फ्लूइड डायनामिक्स, जिसके आज हम न्यूमेरिकल्स यानी बुक के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स उससे रिलेटेड लिखी हुई हैं, आज इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उन सबको कवर करें। और अगर एक पार्ट में कवर हो जाएगी तो एक पार्ट में करेंगे, अदरवाइज दो पार्ट्स के अंदर करेंगे। अब न्यूमेरिकल्स को करने से पहले इट इज कंपलसरी कि आपने इसकी थ्योरी कर रखी हो। अभी थ्योरी हमने अपने कोचिंग के अंदर क्लासेस के अंदर तो हम इसको करा ही रहे हैं, लेकिन हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर थ्योरी को कवर नहीं कराया है। हम न्यूमेरिकल्स को ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम प्रॉब्लम्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करवाएं ताकि प्रैक्टिस होती रहे। तो पहला न्यूमेरिकल कह रहा है, टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज आर फॉलिंग थ्रू एयर एट अ वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकंड। कह रहे हैं दो रेन ड्रॉप्स हैं जो कि स्फेरिकल है, साइज में लिख दिया है। Raindrops of equal size are falling through air at a velocity of 0.08 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी भी वेलोसिटी यहां पर 0.08 मीटर पर सेकंड की है और इसकी भी वेलोसिटी यहां पर 0.08 मीटर पर सेकंड की है। If the drop joins together forming a large spherical drop, कह रहे हैं अगर ये दोनों रेन ड्रॉप कंबाइन हो जाए और एक लार्ज रेन ड्रॉप बना ले, तो व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? नाउ व्हाट विल बी द न्यू टर्मिनल वेलोसिटी? मान लो कि इन दोनों की वेलोसिटी v1 कह देते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही है, दोनों को v1 कह देते हैं। हमसे पूछा गया है कि नई टर्मिनल वेलोसिटी बताइए। अब नई टर्मिनल वेलोसिटी बताने से पहले आपको स्टोक्स लॉ लाजमी समझ में आया हुआ होना चाहिए। इस न्यूमेरिकल को सॉल्यूशन करने के लिए स्टोक्स लॉ बहुत कंपलसरी है कि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर मैं आपको वन लाइन के अंदर स्टोक्स लॉ की एक्सप्लेनेशन दूं तो स्टोक्स लॉ कहता है कि टर्मिनल वेलोसिटी वहां अचीव होती है जहां पर आपकी ड्रैग फोर्स किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट पर उसके ग्रेविटेशनल फोर्स यानी उसके वेट के बराबर हो जाए। जहां पर उस पर लगने वाली ड्रैग फोर्स उसके वेट के बराबर हो जाए, उस स्टेट में जो वेलोसिटी अटेन करता है कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के अंदर, वो आपकी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। तो उस ही स्टोक लॉ से हमारे पास एक रिलेशन बनकर आता है जो कि कहता है कि दैट द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस, यानी कि जितना बड़ा रेन ड्रॉप होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से वो फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करेगा। जितना देखें, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का साइज डिसाइड किया जाता है उसके रेडियस से, तो यहां पर स्टोक्स लॉ भी यही कह रहा है। ये स्टोक्स लॉ की पूरी डेरिवेशन है। इसके पीछे ये रिलेशन बनाने के लिए हमने दोनों की ही डेंसिटीज ली होती हैं, उस ऑब्जेक्ट की भी जो कि फ्लूइड के अंदर ट्रेवल कर रहा है और उस फ्लूइड की डेंसिटी भी जिसके अंदर वो ऑब्जेक्ट है, और उस फ्लूइड की विस्कोसिटी भी, और फिर कुछ कांस्टेंट, उन सारे कांस्टेंट को हटाने के बाद ये रिलेशन बनकर आता है दैट द वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। यानी कि इन शॉर्ट हम इसको बड़े आसान लफ्जों में ऐसे समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा बड़ा रेडियस रहेगा स्फीयर का, उतना ज्यादा वेलोसिटी के साथ वो स्फीयर किसी भी फ्लूइड के अंदर ट्रेवल करेगा। सो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। बट उससे पहले मैं ये बोलूं कि देखें, जो लार्ज स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर है, लेट से उसका वॉल्यूम कैपिटल बी है। जो बड़ा स्फीयर है, लेट से उसका वॉल्यूम कैपिटल बी है, और जो दो स्मॉल स्फीयर थे, लेट से उनका वॉल्यूम, उनका भी वॉल्यूम जो है वो हम कैपिटल बी से ही कहते हैं। मैं इसको कह देता हूं VL इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर, जो कि कंबाइन होने के बाद बना है, और VS में कह देता हूं वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। ये वॉल्यूम की बात हो रही है, ये वेलोसिटी नहीं है, यहां पर ये वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी है और ये वॉल्यूम है जो मैं मेंशन कर रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर है वो इस स्फीयर का वॉल्यूम VS और इस स्फीयर का वॉल्यूम एक और VS, क्योंकि यहां पर कह दिया गया था कि टू स्फेरिकल रेन ड्रॉप ऑफ इक्वल साइज, दोनों का साइज सेम, यानी दोनों को हम VS कह सकते हैं। इन दोनों का वॉल्यूम सम करूं तो मेरे पास इस लार्ज स्फीयर का वॉल्यूम बनकर आएगा, बोलो ऐसे ही होगा। अब मैं कहता हूं VL इज इक्वल टू VS, वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्फीयर। क्या इस रिलेशन से मैं एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर सकता हूं? मुझे पता है किसी भी स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जहां पर मैं लार्ज स्फीयर की बात कर रहा हूं वहां पर मैं रेडियस कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्ज स्फेयर, स्मॉल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉल स्फेयर। तो स्मॉल आर से मैं इंडिकेट करूंगा रेडियस स्मॉल स्फीयर का, कैपिटल आर से इंडिकेट करूंगा मैं रेडियस लार्ज स्फीयर का। तो क्योंकि मैंने VL की जगह ये पुट किया है, हमारे पास रिलेशन क्या है, VL इज इक्वल टू 2VS, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर। तो जब मैंने वॉल्यूम लिखा लार्ज स्फीयर का, तो वहां पर रेडियस मैंने कैपिटल आर से इंडिकेट किया। जब मैं वॉल्यूम लिखूंगा स्मॉल स्फीयर का, तो उसको मैं स्मॉल आर से इंडिकेट करूंगा। जब मैंने यहाँ VS के बजाय 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, तो वहां पर आर मैंने स्मॉल वाला लिया, क्योंकि मुझे स्मॉल स्फीयर का रेडियस चाहिए था, और ये 2 की तो मल्टीप्लाई होगा तो 7 आ गया। अब कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, आर क्यूब इज इक्वल टू 2r का क्यूब, टेक अ क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, देन you cancel r is equals to क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू आर, क्योंकि इस आर पर तो क्यूब है तो बाहर आ जाएगा। इसको वैसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 1/3, और साथ में ये स्मॉल आर, ये क्यूब रूट उठाकर पावर 1/3 लगा देते हैं। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। ठीक, ये मैंने किससे रिलेशन बनाई है, मैंने वॉल्यूम से रिलेशन बनाया, दैट कैपिटल आर इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/3 स्मॉल आर। ये रिलेशन बन गया स्मॉल स्फीयर के रेडियस का लार्ज स्फीयर के रेडियस का स्मॉल स्फीयर के रेडियस के साथ। अब मैंने आपको ये स्टोक्स लॉ लिखवाया था। स्टोक्स लॉ कहता है दैट द लेट्स से दैट v1 इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉल spheres which is same, and v2 is the velocity of large sphere, जो कि हमसे पूछी भी गई है। हमसे पूछा यही गया है ना, what is the terminal velocity of a large sphere, what is the terminal velocity of a this large sphere, जो कि इन दोनों के कंबाइन होने के बाद बनाए, तो मुझसे ये भी पूछा गया। तो मुझे मालूम तो v2 ही करना है। अब मैं स्टोक्स लॉ दोनों पर लगा, v is equals to v is directly proportional to r square। तो v1 क्योंकि स्मॉल स्फीयर था, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्मॉल आर के स्क्वायर के। जब मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, तो कांस्टेंट का k आ जाएगा, वो आप लिखकर ये कंडीशन नंबर 1 बना दें। इस तरीके से मैं v2 के लिए बोलूंगा, तो उसको मैं बोलूंगा वो कैपिटल आर स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि लार्ज स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर था, और ये वेलोसिटी भी लार्ज स्फीयर की है। तो जब वेलोसिटी भी लार्ज स्फीयर की, तो रेडियस भी लार्ज स्फीयर का। यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, तो कांस्टेंट का k आ जाएगा। ये कंडीशन 2 बन गई। अब हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन 1। तो हम बोलेंगे v2 इज इक्वल टू के आर स्क्वायर ओवर v1 ओवर के आर स्क्वायर। ये रिलेशन बनेगा, के आर से आर यहां पर हो गया कैंसिल। ठीक, अच्छा एक काम अगर मैं यहां करूं कि इसी को थोड़ा सा मैं इस तरीके से लिख लूं कि ये आर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको अगर मैं यहां डिवाइड में ले आऊं, तो इस r बाय r का रेशो बनेगा 2 की पावर 1/3। देखो ना, ये r यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो ये r ओवर r का रेशो बनेगा 2 की पावर 1/3। यहां पर मैं v2 ओवर v1 इज इक्वल टू r ओवर r का होल स्क्वायर लिख दूं। देन v2 ओवर v1 मैं बोलूं r ओवर r का रेशो जो है, r ओवर r का रेशो वो 2 टू द पावर 1/3 के बराबर है, उसका मैं स्क्वायर लगा दूं। और उसके बाद मैं कहूं कि ये v1 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उसके बाद जाकर मल्टीप्लाई करा ले, देन v2 इज इक्वल टू 2 की पावर, ये 2 1 2, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 1 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय v1। अब v1 क्या थी, स्मॉल स्फीयर की वेलोसिटी, और स्मॉल स्फीयर की वेलोसिटी हमें सवाल में दे दी गई थी 0.08 मीटर पर सेकंड। तो हम बोलेंगे 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 0.08 मीटर पर सेकंड। लेट्स कैलकुलेट इट कि 2 की पावर 2/3 कितना होता है। तो हम बोलेंगे कि 2.66 2 की पावर 0.66, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं 2 की पावर 0.66। ठीक, तो 2 की पावर 2/3 आ रही है 1.59 मल्टीप्लाई बाय
0.08, 2 की पावर 2/3 निकाली तो y 1.59, देन 1.59 मल्टीप्लाई बाय 0.08 इक्वल्स टू 0.127, 0.127 which is approximately equals to 0.13, and the book writes answer, let's check, and the book writes answer 0.13 meter per second. So this is the final velocity of a large sphere जो कि इन दो स्फीयर से कंबाइन होने के बाद बना था। हमने सबसे पहले स्टोक्स लॉ से रिलेशन लिखा, फिर ये वॉल्यूम्स का रिलेशन तो इसके लिए लॉ की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग से मिल रहा है। हमने रेडियस रिलेशन बनाया, स्टोक्स लॉ से दो इक्वेशन बनाई, उनको हमने डिवाइड किया, आर ओवर आर की जगह वैल्यू पुट करी, v1 यहाँ डिवाइड होता है, हमारे मल्टीप्लाई कराया, वैल्यू पुट करी, देन वी गेट द आंसर 0.13 मीटर पर सेकंड की हमारे पास हमारे लार्ज स्फीयर की वेलोसिटी रहेगी। तो समझ में आया न्यूमेरिकल आप लोगों को? कॉपी करें जल्दी से। चलिए आइए न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 2 कह रहा है कैलकुलेट द विस्कस ड्रैग ऑन द ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑफ 0.1 मिलीमीटर रेडियस फॉलिंग थ्रू एयर एट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। एक आपके पास ड्रॉप ऑफ ऑयल है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है एयर के अंदर, इसका वेट यकीनन यहां से डाउनवर्ड एक्ट करेगा और इसके ऊपर जो विस्कस ड्रैग होगा वो यकीनन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। हमसे पूछा गया कि ये बताइए इसके ऊपर विस्कस ड्रैग कितना है, लेकिन कहां पर? इसकी टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये बता दीजिए कि इसके अंदर विस्कस ड्रैग कितना होगा। तो यहां पर भी स्टोक्स लॉ ही एप्लीकेबल है। स्टोक्स लॉ यही कहता है कि आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी वहां अटेन होती है जब विस्कस ड्रैग यानी कि विस्कस फोर्स बराबर हो जाए ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो आप बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह सकते हैं, अच्छा यहां पर इस न्यूमेरिकल में आपको विस्कोसिटी एयर की और डेंसिटी ऑयल की ये दोनों दे दी गई है। आप बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे पास विस्कस ड्रैग जो है या विस्कस फोर्स जो है वो बराबर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के, यानी ऑब्जेक्ट के वेट के। कब? जब अपने टर्मिनल वेलोसिटी पर कैलकुलेट कर रहा हूं, ट्रेवल कर रहा हूं। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन ही वहां होती है जब ये दोनों बराबर हो जाए। तो यानी कि टू कैलकुलेट विस्कस ड्रैग मैं वेट निकाल सकता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि वेट, यानी मैं विस्कस ड्रैग को कह सकता हूं कि विस्कस ड्रैग जो है वो वेट के बराबर है, और मैं कह सकता हूं कि विस्कस ड्रैग इज इक्वल टू, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। और हम तो ये फ्लूइड स्टैटिक्स में भी डायनामिक्स में भी ये वाली बात एप्लीकेबल है कि मास को आपने डेंसिटी के थ्रू निकाल लो तो फॉर्मूला होता है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। आप मास के बजाय रख दीजिए मास के बजाय रख दीजिए डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इनटू जी। अब वॉल्यूम किसका होगा? उस स्फीयर का वॉल्यूम होगा। अच्छा एक चीज जरा यहां देख लें कि उस स्फीयर का जो रेडियस है वो आपको यहां दिया गया है कितना? वो आपको यहां दे दिया गया है 0.1 मिलीमीटर। रेडियस आपको दिया गया है 0.1 मिलीमीटर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.1 एक्सपोनेंट -3 मीटर क्योंकि मिलीमीटर में था। फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर क्योंकि ये पॉइंट आप वहां मूव कराएंगे। तो मेरे पास रेडियस तकरीबन आ रहा है 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर या सिर्फ 10 टू द पावर -4 मीटर लिखें। अब जब मुझे विस्कस ड्रैग निकालना है तो मैं विस्कस ड्रैग को कैलकुलेट करने के लिए बोलूंगा कि मुझे डेंसिटी तो मुझे पता है किसकी, ऑयल की 850 केजी पर मीटर क्यूब दे दी गई है, मुझे ग्रेविटी मुझे पता है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए बोलूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। हम बोलेंगे विस्कस ड्रैग के लिए हमें चाहिए थी डेंसिटी, डेंसिटी तो हमारे पास है 850, वॉल्यूम का फॉर्मूला है इसी स्फीयर का क्योंकि ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, ग्रेविटी की वैल्यू रख देंगे तो आइदर वैल्यू रखें। सो विस्कस ड्रैग इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी 850 मल्टीप्लाई बाय 4/3, पाई की वैल्यू कितनी 3.142 और आर का क्यूब आर कितना है 1 एक्सपोनेंट -4 सिर्फ -4 लिख लो यानी 10 टू द पावर -4 लिख लो सिर्फ और उसका होल क्यूब। ऐसा ही होगा ना 1 इंटू 10 की पावर -4 लिखो या फिर 10 की पावर -4 लिखो, बात एक ही है। 4/3 का पाई की वैल्यू रखी, ये रखी और ग्रेविटी रख दो 9.8, इसके बाद जरा मल्टीप्लाई करा दो। तो मल्टीप्लाई कराओ और देखो कि हमें क्या आंसर मिलता है। तो हमने मल्टीप्लाई किस किस को करना है? हमने करना है 4 डिवाइडेड बाई 3 और 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 850
multiply by 3.142 multiply by 9.8 and we got 34897. We got viscous drag is equals to 34897.14 and 4 3 are 10 to the power -12. then पॉइंट ऊपर वाले 1 2 3 4 तो ये हो जाएगा 3.48 क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कराया है तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4 देन 3.48 एक्सपोनेंट -8 क्योंकि ये हमने वेट कैलकुलेट किया क्योंकि मैंने आपको बोला था कि विस्कस ड्रेस वेट के बराबर है कि आपने वेट निकाला वेट का यूनिट होता है न्यूटन तो जो विस्कस ड्रैग निकल कर आया हमारे पास वो आया कितना वो आया 3.48 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन लेट्स चेक कि बुक क्या कह रही है बुक कह रही है 3.48 एक्सपोनेंट -8 न्यूटन तो ये विस्कस ड्रैग है इसको भी हमने स्टोक्स लॉ लगाकर ही कैलकुलेट किया है होपफुली आपको ये वाला न्यूमेरिकल भी समझ में आया होगा इसको भी कॉपी कीजिए चलिए आइए अब हमारे पास है इसी चैप्टर का न्यूमेरिकल नंबर 3 वो कह रहा है व्हाट एरिया मस्ट आ हिटिंग द हैव इफ एयर मूविंग 3 मीटर पर सेकंड along it can replenish the air every 15 minutes in a room of volume 300 meter per cube assuming that the air density remains constant क्या है भाई न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है न्यूमेरिकल में कह रहे हैं मान लीजिए कि आपके पास ये एक 300 मीटर क्यूब का रूम है ये एक डक्ट है जिससे एयर कंटिन्यूअसली क्रॉस हो रही है हवा इससे गुजर रही है तो हर 15 मिनट के बाद इस रूम से यानी आप समझ लीजिए कि अभी इसके अंदर 300 मीटर क्यूब की एयर भरी है 15 मिनट के बाद ये एयर हट जाएगी इसके बाद अगली एयर आ जाएगी अगले 15 मिनट के बाद ये वाली एयर भी हट जाएगी यानी ये कंटिन्यूस आगे फ्लो कर रही है तकरीबन 15 मिनट लगता है कि इस पूरी एयर को यहां से हटने में और नई एयर को अंदर आने के लिए तो हमें बोला गया इससे थोड़ा सा डेटा बनाएंगे कि जिस वेलोसिटी के साथ एयर ट्रेवल कर रही है वो 3.0 यानी 3 मीटर पर सेकंड की है along it can replenish the air every 15 मिनट यानी कितने मिनट में हर बार रिप्लेस होती है एयर तो 15 मिनट में इसको सेकंड में लिया है कैसे 15 मल्टीप्लाई बाय 60 वी गेट 900 सेकंड्स ऐसा ही होगा 65 सा 300 60 10 सा 600 600 10 यानी 900 सेकंड्स जो वॉल्यूम है जिसके अंदर वो बार बार रिप्लेस हो रही है वो है 300 मीटर क्यूब या रेपलिश का बड़ा इस्तेमाल किया गया है रेपलिश का मतलब आप रिप्लेस कर दें Assuming air density remains constant ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये सवाल रिलेटेड है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर अगर आपको डेंसिटी कांस्टेंट ना दी गई हो तो फॉर्मूला कुछ और होता है यानी डेंसिटी भी आपके फॉर्मूले का पार्ट बन जाती है और अगर डेंसिटी कांस्टेंट दे दी गई हो तो फिर हमें डेंसिटी को हमारे फॉर्मूले का पार्ट बनाने की जरूरत नहीं होती तो अब सबसे पहले हमने कैलकुलेट क्या करना है हमने कैलकुलेट करना है व्हाट एरिया मस्ट आ हीटिंग डक्ट है हमने इस डक्ट का एरिया बताना है ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं फ्लो रेट अब ये फ्लो रेट क्या है आप इसको कह लीजिए वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए फ्लूइड पासिंग थ्रू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितने टाइम में इस स्पेसिफिक वॉल्यूम को कोई भी फ्लूइड कवर कर रहा है या फ्लूइड एयर कितने टाइम के अंदर कोई भी फ्लूइड इतने स्पेसिफिक वॉल्यूम को कवर कर देता है ये फ्लो रेट कहलाता है और इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट की जाती है जो कि कांस्टेंट है की जिसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ट्रेवल या वॉल्यूम पासेस बाय द फ्लूइड पर यूनिट टाइम वॉल्यूम पासेस बाय द फ्लूइड पर यूनिट टाइम तो इस क्यू की जरा कैलकुलेशन करें तो क्यू की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी कि कितना वॉल्यूम क्रॉस कर रही है 300 और कितने टाइम में कर रही है 900 सेकंड में तो इससे कैंसिल ये हो गया 1/3 और 1/3 को हम तकरीबन कह सकते हैं कितना कि 3 बार 1 अंदर तो ये आ जाएगा कुछ 0.33 ये क्योंकि कांस्टेंट है इस क्यू को आप समझ लीजिएगा फ्लो रेट का कांस्टेंट सही मुझे एक्चुअली में कैलकुलेट करना है मुझे एक्चुअली में कैलकुलेट करना है एरिया कि इस डक्ट का एरिया कितना है तो मैं यहां पर लगाऊंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती थी कि a1 b1 into density 1 is equals to a2 b2 into density 2
अब यहाँ पर डेंसिटी तो सेम है, तो हम डेंसिटी को हटा देंगे, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट कह दी गई है। अब क्योंकि हमें सिर्फ एक साइड का एरिया निकालने को कहा गया कि जो इसकी वैल्यू होगी उसको हम एक कांस्टेंट में डाल लेते हैं, वही इसकी भी होगी। ये कांस्टेंट होगा, जो इसकी वैल्यू निकल जाएगी वो भी कांस्टेंट होगा, दोनों बराबर। तो Q इज इक्वल टू A1 B1। अच्छा, यहाँ पर V वेलोसिटी है, तो याद रखिएगा ये जो कांस्टेंट है Q, ये बराबर होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। कौन सा एरिया? जिससे फ्लूइड पास कर रहा है। कौन सा कांस्टेंट? जो फ्लो रेट का कांस्टेंट है। तो फ्लो रेट का कांस्टेंट कितना है? फ्लो रेट का कांस्टेंट है 0.3। एरिया हमने मालूम करना है, वेलोसिटी है हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। आंसर हमें ऑलमोस्ट मिल जाएगा 0.11 मीटर स्क्वायर का। बुक क्या कह रही है? जी, बुक भी ये कह रही है 0.11 मीटर स्क्वायर का डक्ट का एरिया है हमारे पास। क्या बात समझ रहे हैं? इस तरीके से डक्ट का एरिया निकल कर आएगा। और दूसरी चीज, आपका एक आंसर और लिखा हुआ है बुक में 0.33, वो कैसे निकल कर आएगा? आपको सपोज करना पड़ेगा, सपोज अ डक्ट इज स्क्वायर इन शेप। अगर डक्ट स्क्वायर है शेप के अंदर, तो उसके एरिया का फॉर्मूला रहेगा एल का स्क्वायर, यानी लेंथ जो रहेगी, यानी कि लेंथ जो रहेगी वो रूट ऑफ एरिया के बराबर हो। अगर मैं लेंथ निकालना चाहूं तो एरिया कितना आ रखा? 0.1। 0.11 का रूट निकालेंगे, वो आएगा 0.3 मीटर। तो ये दूसरा आंसर लिख रखा है, ये डक्ट की एक साइड की लेंथ लिख रखी है, जो कि पूछी नहीं थी बट लिख दिया। तो हमने बता दिया कि अगर आपको याद, मतलब अगर आपको एक साइड की लेंथ ऑब्टेन करनी है तो ये याद रखेंगे फिर आप कि ये जो आपके पास डक्ट है ये स्क्वायर शेप के अंदर है, और ये स्क्वायर शेप के अंदर है, तो फिर अगर एरिया का बिल्कुल हमने स्क्वायर का बेसिक सा फॉर्मूला लगाया है, रूट निकालकर 0.33 हमारे पास ऑब्टेन हो गई, और हमारे पास यहाँ पर भी 0.33 मीटर ही आंसर लिखा हुआ है। तो दूसरी कैलकुलेट किया हमने, एक तो एरिया और लेंथ। लेंथ में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लेकिन एरिया में कैसे निकाला है? पहले हमने निकाला है वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम पासिंग बाय द फ्लूइड पर यूनिट टाइम। उससे हमें एक कांस्टेंट ऑब्टेन हुआ, वही कांस्टेंट हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर लेकर आए, जो कि बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के। हमने कांस्टेंट की वैल्यू रखी, वेलोसिटी की वैल्यू रखी, एरिया निकाला, एरिया से लेंथ निकाली। समझ रहे हैं? वाला न्यूमेरिकल आसान है, कर लीजिए इसको भी। चलें जी, अब आए क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वाटर सर्कुलेट्स थ्रू द हाउस इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। If the water pumped at a speed of 0.5 meter per second through a 4 centimeter diameter pipe in a basement under a pressure of 3 atm, what will be the flow speed and the pressure in a 2.6 centimeter diameter pipe on the second floor 5 meter above? Assume that the pipe do not divide into branches. Let's say कि हमारे पास एक बेसमेंट में एक पाइप है, उस पाइप का जो डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है। इस बेसमेंट के पाइप से यही पाइप जा रहा है ऊपर तक, यानी कि कहां तक? सेकंड फ्लोर तक। हमें लिख दिया गया, जो कि यहां से तकरीबन जिसकी हाइट जो है वो तकरीबन 5 मीटर ऊपर है। यहां पर जो डायमीटर है वो 2.6 सेंटीमीटर है। कह रहे हैं जब इस बेसमेंट वाले पाइप में फ्लूइड यानी कि वाटर था, तो वहां पर उसका जो प्रेशर था वो 3 एटीएम का। आप ये बताइए कि जब यहां पर होगा तो प्रेशर कितना होगा? इसको P1 कहते हैं, इसको P2 कहते हैं। जब यहां से वाटर को यहां पंप किया गया था तो वो 0.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी पर था। आप ये बताएं कि जब यहां पर चल रहा होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी? सही। तो क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हुआ है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर हम वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं। यानी मैं बोलूं कि मुझे 2 डायमीटर दिए गए हैं। एक डायमीटर मुझे दिया गया है 3 सेंटीमीटर का, बल्कि नहीं, एक डायमीटर मुझे दिया गया है 4 सेंटीमीटर का, जिसको मैं मीटर में ले आऊंगा 4/100, यानी कि 0.04 मीटर। और दूसरा डायमीटर मुझे दिया गया है 2.6 सेंटीमीटर का, यानी कि इसको भी मीटर में ले आऊंगा 2.6/100, 1 2, यानी 0.026 मीटर, 1 2, ठीक है, 0.026 मीटर। तो दोनों का डायमीटर मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ पर इक्वेशन, मुझे 2 चीजें मालूम करनी है। एक तो वेलोसिटी 2 मुझे बतानी है और प्रेशर 2 मुझे बताना है, क्योंकि बेस का प्रेशर और बेस की वेलोसिटी तो है मेरे पास 3 एटीएम, और वेलोसिटी कितनी? 0.5 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी के तो मैं यूज करूंगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी,
तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एरिया टू मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी टू। सही, यही है। और हम क्या मान के चलेंगे कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, वाटर है, तो हम डेंसिटी को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर की डेंसिटी दोनों साइड पर आप रखोगे सेम होगी, कैंसिल होगी। सही। तो अब आपने क्या कहना है? अब आपने कहना है कि देखिए एरिया जो है, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूं कि जरा यहाँ रेशियो निकालें। आपने एक्चुअली में किसको मालूम करना है? आपने मालूम करना है V2। तो आपने V2 को मालूम करना है, तो आप जरा रेशियो निकालें A1 ओवर A2 इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। जब आप एरिया निकालने जाएंगे पाइप का, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नीचे भी आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये R1 कह दें, इसको R2 कह दें, V2 ओवर V1। पाई से पाई कैंसिल कर दें, तो बचेगा क्या आपके पास? R1 का स्क्वायर ओवर R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। आप इसको कह सकते हैं R1 ओवर R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। उसके बाद क्या, आप क्या रेडियस को हम हाफ ऑफ डायमीटर कहते हैं, D1 ओवर 2 ओवर D2 ओवर 2 उसका होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर के बराबर होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, D1 ओवर D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। देन आप बोलेंगे डायमीटर 1 कितना है? डायमीटर 1 है 0.04 डिवाइडेड बाय 0.026 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। जरा ये कैलकुलेट कर लो। तो जब कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद आपको अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलेगी 1.538 और उस पर लगा हुआ होगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू V2 ओवर V1। देन आप बोलेंगे V2 इज इक्वल्स टू 1.538 का स्क्वायर, 1.538 का स्क्वायर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 2.37 अप्रोक्सीमेटली, मल्टीप्लाई बाय दिस V1। हम बोलेंगे V1 जो थी ये वो वाली वेलोसिटी थी जिससे हमारा फ्लूइड बेस से ट्रेवल करना शुरू किया था, ये था 0.5। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 2.37 को मल्टीप्लाई कराएंगे हम 0.5 से 2.37 मल्टीप्लाई बाय 0.5, देन द आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 1.18 व्हिच वी विल राइट 1.2। क्या चेक कर ले आंसर क्या लिखा हुआ है? 1.18 को हमने लिखा 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो वेलोसिटी 2 हमें ऑब्टेन हो रही है वो हो रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। कुछ भी नहीं किया है हमने, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाई है। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, वो पुट किया है, पाई से पाई कैंसिल किया, रेडियस रिलेशन बनाया, V1 या डिवाइड होता है मल्टीप्लाई कराया, तो V2 की जो वैल्यू हमें मिली वो हमें मिल गई 1.2 मीटर पर सेकंड। ऑलमोस्ट हमें मिल रही थी 1.18 मीटर पर सेकंड, तो हमने उसको राउंड ऑफ करके लिखा है 1.2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि बुक ने जो आंसर लिखा है, बुक भी कह रही है कितना? बुक भी कह रही है 1.2 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका पहला पार्ट हो गया जिसके अंदर हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी, यानी कि अब हमें पता है कि बेसमेंट में जो वेलोसिटी वो है 0.5 मीटर पर सेकंड और सेकंड फ्लोर पर जो वेलोसिटी है वो है 1.2 मीटर पर सेकंड। सेकंड फ्लोर पर फ्लूइड ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहा है, वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है जी, इतना पार्ट समझ में आया। अभी हमने इसकी एक चीज और कैलकुलेट करनी है, वो चीज है हमारे पास क्या? वो चीज है हमारे पास इसका प्रेशर जो कि सेकंड फ्लोर पर है, वो भी हमने नहीं निकाला। इसको कर ले पहले आप। अब देखिए हमने क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो निकाल ली, हमने बोला कि हमारे पास जो वेलोसिटी आई है जो हमें दी गई थी वो 0.5 मीटर पर सेकंड की बेसमेंट में दी गई थी, और जो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है सेकंड फ्लोर पर वो 1.2 मीटर पर सेकंड कैलकुलेट की है। अब हम कैलकुलेट करना है प्रेशर कि सेकंड फ्लोर के ऊपर प्रेशर कितना था। तो बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम, तो बर्नौलीज थ्योरम है क्या? प्रेशर 1 प्लस 1/2 रॉ जी रॉ V1 का स्क्वायर प्लस रॉ जी H1 और P2 इज इक्वल्स टू 1/2 रॉ टू V2 का स्क्वायर प्लस रॉ टू जी H2। अब अगर आप देखें तो बेसमेंट पर तो हाइट कितनी है? बेसमेंट पर तो हाइट 0 और यहां पर हाइट 5 मीटर की। मुझे एक्चुअली में कैलकुलेट करना है P2, प्रेशर 2 कैलकुलेट करना है ना। तो इसी इक्वेशन को मैं कैसे लिखूं? इसी इक्वेशन को ऐसे लिखूं P1 प्लस 1/2। अब क्योंकि देखो डेंसिटी वाटर की सेम है, बेसमेंट में भी उतनी ही है और सेकंड फ्लोर पर भी उतनी है, तो डेंसिटी को डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 लिखने के लिए डेंसिटी ही लिख रहा हूं। तो रॉ V1 स्क्वायर इस वाली वैल्यू को यहां लाओ तो हो जाएगा माइनस का 1/2 रॉ V2 स्क्वायर, फिर रॉ जी H1 इसको यहां लाओ तो ये हो जाएगा रॉ जी H2 इज इक्वल्स टू, क्या बचेगा सर? यहां पर बचेगा सर P2। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू प्रेशर 1 प्लस इनमें से 1/2
रॉ कॉमन लूं, अंदर बचेगा v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इनमें से मैं रॉ जी कॉमन लूं तो अंदर बचेगा h1 माइनस h2, h1 माइनस h2। ऐसा ही है, यही बनेगा p1। यहां से मैंने रॉ 1/2 रॉ कॉमन ले लिया, v1 माइनस v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अंदर रह गया। यहां से मैंने रॉ जी कॉमन ले लिया, h1 माइनस h2 अंदर रह गया। बस कैलकुलेशन करते हैं। देखिए हमें, अगर आपको याद हो तो हमें प्रेशर 1 जो दिया गया था वो दिया गया था 318 पर। यहाँ पर जो हमें प्रेशर पुट करना है वो हमें प्रेशर पुट करना है पास्कल्स के अंदर। तो हम बोले, हमें याद है हम जो यहाँ प्रेशर पुट करेंगे वो एटीएम के अंदर पास्कल्स के अंदर पुट करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमने याद रखना है कि एक एटीएम बराबर होता है 101325, यानी कि 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स के। हम ये कह सकते हैं ना 1 एटीएम बराबर होता है 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल के। हमें पास्कल के अंदर प्रेशर को लेकर आना है, तो हम इधर 3 मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी कि इस वाली वैल्यू से जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1.013 एक्सपोनेंट 5, तो मुझे ये जो एटीएम में प्रेशर है ये पास्कल से मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराएं, जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3.39 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। तो प्रेशर तो मुझे चाहिए था P1 पास्कल्स में, वो कितना है 3.039 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। प्रेशर तो मुझे मिल गया। दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे दूसरी, मैं इन सबको अलग अलग कैलकुलेट करूंगा, फिर यहाँ पुट करूंगा। तो बोलूंगा मुझे चाहिए 1/2 रॉ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे इसकी भी कैलकुलेशन करनी है, ये अलग बात। मैं बोलूंगा 1/2 रॉ में कितना रखूंगा 1000 ग्रेविटी डेंसिटी वाटर की। v1 कितना था, v1 था 0.5 का स्क्वायर। v2 कितना था, v2 था 1.2 का स्क्वायर, क्योंकि v2 हमने यहाँ निकाला था कितना 1.2। अगर ऐसी कैलकुलेशन कर लें, तो जब ऐसी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें चाहिए 0.5 का स्क्वायर जो कि आएगा 0.25, ये 100/2 500 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.25 माइनस 1.2 का स्क्वायर। 1.2 का स्क्वायर आएगा तकरीबन 1.44। तो मैं इसे कैलकुलेशन करूं तो 500 इंटू, जब 0.25 में से 1.44 माइनस करेंगे तो वी विल गेट माइनस का 1.19, और जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 500 मल्टीप्लाई माइनस का 1.19, इट बिकेम 595 माइनस का 595। ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, हमें वैल्यू मिल गई इसकी कि 1/2 रॉ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर है किसके, माइनस के 595 के। देखो ये तीन चीजें मुझे यहाँ चाहिए, P1 चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए। तो P1 मैंने निकाला, पास्कल्स में लेके आया, उसको ये कैलकुलेट किया, ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जब ये कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या है, रॉ जी h1 माइनस h2। तो मैं कहता हूं कि डेंसिटी जो है इसको रख लो 1000, ग्रेविटी जो है इसको रख लो 9.8, इसको रख लो 0 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा 9800 इंटू माइनस 5। मल्टीप्लाई कराएंगे 9800 इंटू माइनस 5, या हम कहते हैं कि हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 49,000 पास्कल्स, माइनस का 49,000 पास्कल्स। ये भी मुझे मिल गया, मुझे तीनों वैल्यूज मिल गई, ठीक। तो जब तीनों वैल्यूज मुझे मिल गई, जरा मैं यहाँ पुट करूं तो बोलूंगा P2 इज इक्वल्स टू, P1 मुझे कितना मिला था, P1 मुझे मिला था 3.039 एक्सपोनेंट 5। फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, इसकी वैल्यू मेरे पास आई थी माइनस का 595, और फिर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू आई थी माइनस का 49000। अब मैं इसको माइनस करता हूं, क्या है वैल्यूज, वैल्यूज है हमारे पास 3.039 एक्सपोनेंट 5 माइनस 595 माइनस 49,000। सो द आंसर इज 3.039 exponent 5 minus 595 minus 49,000 became 2.543 exponent 5 पास्कल्स। लेकिन आंसर जो बुक लिख रही है वो एटीएम में लिख रही है 2.543 एक्सपोनेंट 5 पास्कल। मुझे इसको एटीएम में लेके जाना पड़ेगा, तो एटीएम में लेके जाने का रिलेशन मैं आपको बता चुका। 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.013 एक्सपोनेंट 5 पास्कल्स। तो आपने क्या करना है, या पास्कल्स में आपने एटीएम में लेके जाना है, आप डिवाइड करें। P2 इज इक्वल्स टू 2.543 एक्सपोनेंट 5 ओवर 1.013 एक्सपोनेंट 5, एक्सपोनेंट 5 से एक्सपोनेंट 5 कैंसिल, 2.543 divided by 1.013 is approximately equals to 2.5
ATM. It is approximately equals to 2.5 ATM. So here is the answer of the pressure which the numerical asks us to calculate. पहले हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर और फिर हमने कैलकुलेट करा प्रेशर ऑन द सेकंड फ्लोर बाय यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम. कर लीजिए इसको भी. चलिए जी, आइए न्यूमेरिकल नंबर 5 के ऊपर. तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हमें कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम 1.85 सेंटीमीटर फॉसेट इफ द प्रेशर हेड इज 12 मीटर. आप समझिए कि आपके पास एक अदद नल मौजूद है जिससे पानी जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा है. और आप ऐसा समझिए, इसको हम कहते हैं फॉसेट, ये वाला रीजन जहां से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है. तो पानी जब यहां से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये जो आपको फॉसेट हेड दिया गया है, इस फॉसेट हेड का मतलब ये है कि वाटर जो ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है नीचे गिरते वक्त, ये 12 मीटर का है. यानी आप इसको समझ लीजिए कि आपको हाइट दे दी गई कि व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट फ्रॉम 1.85 सेंटीमीटर डायमीटर ऑफ फॉसेट इफ द प्रेशर हैज 12 मीटर. यानी कि अगर इसका ये वाला डिस्टेंस 12 मीटर का है और इसका जो ये इंटरनल डायमीटर है, इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, वो है 1.85 सेंटीमीटर, जिसको ले आएंगे मीटर में. कैसे? 1.85 सेंटीमीटर यानी कि 1.85 डिवाइड बाय 100 बिकेम 0.0185 मीटर. एक दफा दो दफा नोट करा ले. 0.085 मीटर का इसका डायमीटर है. हमसे पूछा गया है व्हाट इज द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो. अब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो अभी हमने न्यूमेरिकल नंबर 3 के अंदर भी कैलकुलेट किया था, जिसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. तो मुझे भी यहाँ दो चीजें चाहिए, एक एरिया चाहिए, एक वेलोसिटी चाहिए. तो पहले मैं एरिया निकालता हूं. एरिया में कैसे निकालूंगा? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. रेडियस को मैं रख लूंगा डायमीटर का 2, यानी कि ये बराबर हो जाएगा पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर ओवर 4. यानी एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.142 इंटू डायमीटर कितना है 0.0185, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी विल ऑब्टेन दी, मैं पूरा साथ कैलकुलेट कर रहा हूं, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.0185 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4. सो द आंसर व्हिच वी गेट इज 2.69 एक्सपोनेंट माइनस 4. 2.69 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर. So the answer which we get by calculating is कि हमने इसको डिवाइड किया. एक दो मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.0185 का हमने कैलकुलेट किया स्क्वायर. जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई उसको हमने मल्टीप्लाई कराया 3.142 के साथ, और फिर जो हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई उसको हमने डिवाइड कराया किसके साथ? 4 के साथ. तो 0.000268. तो हम उसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लेके आएंगे तो एरिया में मिल जाएगा 2.69 एक्सपोनेंट माइनस 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है जी, तो एरिया तो हमें सही मिल गया. अब आगे चीज क्या हमसे पूछी गई, हमें चाहिए वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपने याद रखना है फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम. फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2gh. फ्रॉम बर्नौलीज थ्योरम वेलोसिटी का ही फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 2gh. तो इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 और हाइट कौन सी, जहां से पानी गिर रहा है बॉटम तक, मल्टीप्लाई बाय 12. जरा कैलकुलेट करें कि आप बोले 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 235.2, और फिर आप बोले 235.2 का रूट चाहिए हमें, तो विच इज 15.33. सो द अप्रोक्सीमेटली आंसर व्हिच वी गेट इज 15.33 मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी में मिल जाएगी 15.33 मीटर पर सेकंड की हमारे पास वेलोसिटी आ रही है. बर्नौलीज थ्योरम से ये फॉर्मूला वेलोसिटी का याद रखिएगा. अब क्योंकि हमने वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना है तो हमने कहना है Q इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी.
हम बोलेंगे एरिया हमारे पास आ रखा है कितना 2.69 एक्सपोनेंट -4 मल्टीप्लाई पे वॉल्यूम वेलोसिटी आ रखी है कितनी 15.33 मीटर पर सेकंड। इसको जरा मल्टीप्लाई करा लेते हैं। सो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि हम मल्टीप्लाई कराएं 15.33 को 2.69 से, इट इज इक्वल टू 41.25 एक्सपोनेंट -4 एंड लेट्स चेक कि बुक क्या आंसर लिखती है। तो बुक लिख रही है 1.5, बुक लिख रही है 4.6 एक्सपोनेंट -3, यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं Q इज इक्वल टू पॉइंट पे भैया मूव करा ले 4125 एक्सपोनेंट -3। सो दिस इज द आंसर रिटन इन द बुक। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने जब वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करना हो तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तरफ कंटिन्यूटी से उठाइए वैल्यू एरिया और वेलोसिटी। एरिया तो हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर से, वेलोसिटी हमने निकाली बर्नौलीज थ्योरम के इस फॉर्मूले से, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। देन हमने वैल्यूज पुट करी, देन वी गेट आंसर 4.125 एक्सपोनेंट -3, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू दोस्तों को यूनिट नहीं होता। तो ये हमारे थे बर्नौलीज, ये हमारे थे फ्लूइड डायनामिक्स की फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे। आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले पार्ट के अंदर आपको इसके अगले 5 न्यूमेरिकल कराएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।